नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित और सुपरिचित लेखिका जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी बर्फ के फूल। समाज की रूढ़वादिता और बंदिशों पर लगातार प्रहार करने वाली जया जादवानी जी ने स्त्री विमर्श को जिस सशक्त ढंग से अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वर दिया है वो प्रशंसनीय है। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी बर्फ के फूल। ये रही हमारे घर की तस्वीर, देखो जरा। उसने उसके सामने टेबल पर एक सुंदर सा पिक्चर पोस्ट कार्ड एक खास अंदाज में रखते हुए कहा, कैसा है? छोटा है बट नॉट बैड। रहेंगे तो हम दो ही, देखो ज़रा। ऐसा ही चाहा था ना तुमने? वो स्वयं ही फोटो को विभिन्न एंगल से देख रहा था। उसने नहीं देखा वो किस तरह हैरत से कभी उसे कभी पिक्चर पोस्ट कार्ड को देख रही है। अनबिलीवेबल ड्रीम है ये तो, एक ख्वाब जो उन्होंने साथ देखा था, जिसे लिए लिए वे इतनी दूर चले आए थे। जीवन के तमाम संघर्षों के बीच जिसकी छवि धूमिल नहीं पड़ने दी थी उन्होंने अपने भीतर। आस्थाएं भी आकार ले लेती हैं कभी कभी। ये तो पढ़ा है सिर्फ, देखा तो कभी नहीं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? शाश्वत ने उसे धीरे से हिलाया। उसने मानो चौंक कर उसके हाथ से तस्वीर ले ली। देखो, ये ना ख्वाब है ना मजाक। सहर ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। हाँ भाई, ये ना ख्वाब है ना मजाक, शाश्वत ने उसके दोनों ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों में पकड़ते हुए कहा। पर तुम इतने सख्ते में क्यों बैठी हो? मैंने खुद अपने कैमरे से तस्वीर ली है तुम्हें दिखाने के लिए। मैं तुमसे कहता था ना वो घर बन रहा है अभी, तो वो बन ही रहा था मेरे भीतर। 3 साल पहले मैं मसूरी गया था किसी काम के सिलसिले में। एक छोटा सा फ्लैट नुमा घर कोई बाहर की पार्टी बनवा रही थी। हो सकता है उनका इरादा हो गर्मियों में वहाँ आकर रहने का। अभी फर्नीचर बन ही रहा था कि देहरादून में रह रहे उसके मालिक की मृत्यु हो गई। उसके बेटे को अब वो घर नहीं चाहिए। किसी दलाल के जरिए मुझे पता लगा था। मैंने तुरंत बात करके पहली किश्त दे दी। मैंने तुम्हें फ़ोन पर जानबूझकर नहीं बताया। सोचा 1-2 साल बाद जब मिलेंगे तो मैं सरप्राइज़ दूंगा। कैसा रहा मेरा सरप्राइज़? जानलेवा। सहर ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। क्या बात है, तुम खुश नहीं हुई? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा मेरे जीवन में कोई असंभव सपना आज तक सच नहीं हुआ। असंभव सपना तो एक ही बार सच होता है जीवन में, थोड़ी देर बाद यकीन भी होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है शाश्वत? जब हम बड़े हो जाते हैं छोटे छोटे सुखों पर यकीन करना भूल जाते हैं। पता नहीं, उसने लापरवाही से अपना सिर झटका। वैसे लगता है बड़ा सिर्फ मैं हुआ हूँ, तुम तो अभी भी वैसी ही हो, छोटी बच्ची सी। सहर हंसने लगी, घायल हंसी। दौड़ते दौड़ते गुलाबी फ्रॉक कटीली झाड़ियों में फंस जाती है, फंसी रह जाती है। कितने तूफान, कितनी बारिशें, कितने मौसम गुजर जाते हैं उस पर से। गुलाबी रंग धुल धुल कर सफ़ेद हो जाता है। तुम्हें पता है सितंबर में मैं नानी बन गई हूँ। अच्छा, वो हंस पड़ा। कैसी है वो? अच्छी है, बड़ी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। अपनी माँ पर गई है, उसने भी इतराते हुए कहा। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना इस नई भूमिका में, उलझन सी महसूस हो रही होगी। मुझे लगता ही नहीं शाश्वत ये मेरा जीवन है, ये मेरा बेटा है कि ये मेरी बेटी है। हाँ है, पर मैं तो वहीं खड़ी अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। ये जो इतनी दूर निकल आई है, ये कौन है? वो एक अरसे बाद उसे इतनी भावुक देख रहा है। नहीं तो उससे बिछड़ते वक्त भी वो रोती नहीं। वो कई बार रोया है अलबत्ता। उसने हमेशा कहा है भीतर और बाहर की दुनिया को मिलाएंगे तो दिक्कत में पड़ेंगे, इन्हें अलग अलग ही रखना जीना होगा। वो चुपचाप उसे देख रहा है। खुद को पहचानने में हम बहुत देर कर देते हैं सहर। जब तक ये समझें कि हमें क्या चाहिए तब तक दूसरे हमारे जीवन का फैसला कर देते हैं, फिर उन्हीं का दिया जीवन हम ढोते हैं। मैंने सबकी इच्छा का ख्याल रखा, पति से लेकर बच्चों तक की, कि इन्हें क्या चाहिए। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत बरस तो मैं खुद से ही पूछते डरती रही, फिर तुम मिल गए। यकीन करो, फिर दोबारा मैंने नहीं पूछा खुद से कुछ भी। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो भी आपको डर लगने लगता है। फिर डरते डरते ही जीने की एक नई शुरुआत हुई। इन 25 सालों में हम 20 बार भी नहीं मिले, 1 महीना तक नहीं। तुम्हें हैरत हो रही होगी ये सोचकर कि हमने चलने के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा रास्ता चुन लिया।
कहते कहते शाश्वत हंस पड़ा। क्या क्या सोचता था, तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगा, वैसे जीऊँगा, उन जगहों पर जाएंगे जहाँ जहाँ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ओ गॉड, वैसे तो मैंने कभी यकीन नहीं किया ईश्वर पर जब जब तुम्हारी शक्ल आंखों के सामने आती मैं उससे तुम्हें मांगने लगता, और देखो तो मुझे मिल गई। सच्ची कहते हैं, दिल से कुछ मांगो तो अननोन शक्तियाँ तुम्हारी मदद करती हैं। पहले मैं यकीन नहीं करता था, पर अब सब पर यकीन करने को जी करता है। हाँ, वो भी हंस पड़ी। बूढ़े हर एक बात पर यकीन करने लगते हैं। खबरदार, जो खुद को बूढ़ा कहा। खुद को नहीं जनाब, मैं आपको कह रही हूँ, उसने भी शोखी से कहा। मुझ में तुम नहीं हो क्या? शाश्वत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तुम ही तो हो। अच्छा बताओ, हमने कहाँ कहाँ जाने का सोचा था? वो खामोश उसकी बगल में लेटी है। वो उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिरा रहा है। आग निकला करती थी कभी, देह सुलग जाया करती थी, अब गहरी शांति से आंखें झपक जाना चाहती हैं। देह मन की तरह हमेशा भूखी नहीं होती। मैक्लोडगंज, सिक्किम और तिब्बत। तुम्हें पहाड़ों की बारिश अच्छी लगती है ना? अब ये सब तुम्हारे आसपास होगा, तुम्हारी मुट्ठी में। 25 साल, वो बोलता जा रहा है। कभी इस पर सोचा है तुमने? हमें जो करना होता है इन 25 सालों में करना होता है। नौकरी, शादी, बच्चे, उन्हें बड़ा करना, घर बनाना, 50 झंझटें। अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। एक बंधी बंधाई व्यवस्था के खूंटे में बांध दिए जाते हैं आप। बस फिर गोल गोल घूमना शुरू। एक वक्त तक जिन मूल्यों की हम आलोचना करते थे, बाद में उन्हीं मूल्यों की कसौटी पर कसने लगते हैं खुद को। चलो एक बार फिर शुरू करें। सहर ने अपनी उदासी को पीछे ढकेलते हुए कहा। हाँ, पहली मुलाकात से। कितनी सुंदर थी तुम, अद्भुत। मैं तो बस पागल ही हो गया था। उस समय सोचता था, क्या ये हाथ सिर्फ एक बार पकड़ा जा सकता है? थी, उसने उसे छेड़ा, अपने हाथों से उसका चेहरा घेरते हुए। मेरा मतलब अब भी हो। छोड़ो, अब झूठ बोलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। अच्छा, बीच बीच में साली उम्र कहाँ से आ जाती है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, उसने शिकायत भरे स्वर में कहा। यही मैं सोच रही हूँ शाश्वत, मैं भी हैरान हूँ। ऐसा मुझे भी कई बार महसूस हुआ है। ये क्या ऐसा फैक्टर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता? तुम्हारे आसपास जो है तुम्हें इसकी याद दिलाता होगा, तभी तो। जो आसपास होता है वही हमें हमारी याद दिलाता है शाश्वत। तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो गया है, 25 बरस का तो होगा। हाँ, साला अपने बाप पर गया है, एक लड़की को चाहता है, ले आया मिलवाने। उसकी आंखें देखते मैं समझ गया। हम दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। कितनी अजीब बात है ना सहर। पुरुष सारा जहाँ जीत ले, उसे वो खुशी नहीं मिलती जो एक स्त्री को जीत कर मिलती है। आखिर जहाँ को भी लेकर वो करे क्या? स्त्री उसका हृदय भरती है, उसकी आत्मा। वो सब कुछ लाकर उसे दे देना चाहता है। तुमने किसी ऐसे पुरुष की जीवनी पढ़ी है जिसके जीवन में स्त्री ना हो? उजाड़ रेगिस्तान होता है उसका जीवन। बाहर की बात करते करते वो अनायास अपने भीतर झांकने लगा है। उसने बाधा नहीं दी। उसके कंधे के पास मुंह छुपाए सुन रही है उसे, उसके हृदय की आवाज़, उसके रक्त की छप छप। वैसे भी वो मेरे ज़्यादा नज़दीक है। अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर करता है। रात को जब तक मैं आ नहीं जाता जागता रहता है। मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे उसका ख्याल आता है और मैं जल्दी घर लौट आता हूँ। उससे क्या कहोगे शाश्वत कि हम दोनों बाप बेटे एक साथ नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और तुम मुझे भी सपोर्ट करो? वो नहीं पूछेगा कोई सवाल। तुम औरतें बड़ी प्रैक्टिकल होती हो। ख्वाबों से हकीकत में आने में तुम्हें 1 मिनट नहीं लगता, शाश्वत ने उसे अपने में भींच कर कहा। वे दोनों सहसा चुप हो गए। क्या ये एक ऐसा प्रश्न था जिस पर विचार नहीं किया गया था, या अगर किया गया था तो अकेले, फिर उसे असुरक्षित भविष्य के गर्भ में फेंक दिया गया था? हम उसी व्यवस्था को अपने लिए फिर से चुन रहे हैं जिससे भागकर हम यहाँ आए थे। अगर वो सही नहीं है शाश्वत, तो ये सही क्यों कर होगी? कोई और विकल्प नहीं हो सकता? कौन सा विकल्प यार? एक तो हमने वैसे ही बहुत देर कर दी, कितना कुछ बीत गया है। विकल्प की तलाश में तो बची खुची उम्र भी खत्म हो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहता। फैसला हो चुका। हमारा एक घर होगा, मैं भी रिटायर होने वाला हूँ, हम एक साथ रहेंगे बस। थोड़ी सी तकलीफ और कर लेते शाश्वत, सबको बुलाकर बाकायदा घोषणा भी कर देते, घर वाले भी जिल्लत से बच जाएंगे। घर वाले? तुम अभी भी घर वालों के लिए सोच रही हो?
तुम नहीं सोच रहे बोल पाओगे अपने जवान बच्चों को? मैं बोल पाऊंगी? 30 साल एक आदमी के साथ रहने के बाद मैं उसे किस मुंह से कहूँ मैं जा रही हूँ? वो पूछेगा नहीं मेरा कसूर क्या है? बेटे से ज़्यादा मुझे अपनी बहू से डर लगता है। वो समझेगी क्या? कौन समझेगा? थोड़ी दूर और जाऊं तो लगता है हमारे समधी क्या सोचेंगे, कहेंगे ये दोनों सठिया गए हैं। अब तुम मुझे डरा रही हो क्या? इतनी मुश्किल से जब हमारा सपना सच होने जा रहा है। डर नहीं रही, डर रही हूँ वास्तव में। हम कायर थे, हमने बहुत देर कर दी। तभी अपनी मर्जी का कर लिया होता तो क्या कर लेता समाज या परिवार? डांट डपट चीख चिल्ला चुप हो बैठ जाता। बच्चे भी छोटे थे, कम अज कम सामने जवाब देने की ज़रूरत तो ना होती। अब तो ऐसा करने की कोई वजह भी पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। कहेंगे हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। प्रेम? वो एकाएक हंसने लगी। क्या कोई सचमुच जानता है प्रेम क्या होता है? और ये प्रेम की मांग थोड़ी है कि तुम घर से भाग जाओ। प्रेम माने क्या? पर उसने ये नहीं कहा। क्या ये काफ़ी होगा? सबसे बड़ी बात कह पाओगे? हमें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम एक दिन तय करेंगे, उस दिन एक खत में सब कुछ लिखकर चुपचाप घर छोड़ देंगे। बस, बताने की जहमत ही क्यों उठाएंगे? इस तरह तो कभी कुछ नहीं होगा, उसने अचानक निर्णायक स्वर में कहा। हाँ, इस तरह तो कभी कुछ नहीं होगा, उसने भी जैसे अपने में डूबे डूबे कहा। पर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, साफ साफ बोलो, अब घुमाने फिराने का वक्त नहीं रहा। मेरी प्रॉब्लम बड़ी सिली सिली है। तुम हंसोगे तो हंस लूँगा। देखो ना, रमन डायबिटिक है, उन्हें समय पर दवाएं देना, चेकअप के लिए कहना, वो तो अपने आप कुछ कर नहीं सकते। उनका कोई दोस्त भी नहीं है। घर में घुसते ही सबसे पहले मुझे पुकारते हैं। और बेटा आधी आधी रात तक बैठा हमसे बातें करता रहता है, जब तक हम उसे उसकी बीवी का डर दिखाकर उसके रूम में नहीं भेज देते। तुम कहोगे ये गुलामी की जंजीरें हैं, इन्हें तोड़ दो। पर एक बात कहूँ, गुलामी की भी आदत पड़ जाती है। अब इन हथकड़ियों के निशान मेरी आत्मा में खुद गए हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैं तुम्हें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा रही, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। मुझे जाने क्यों शिद्दत से लग रहा है बहुत देर हो गई है। बहुत देर क्या मैंने की है? तुम ही कहती रही बस अपने बच्चों को ज़रा बड़ा कर लूँ, फिर कहा इनकी शादी हो जाए। बुढ़ापे में जिसकी माँ किसी के लिए घर छोड़ दे, उन बच्चों से कौन सा परिवार रिश्ता जोड़ना पसंद करेगा? अब जब सब हो गया, तुम्हारे पास नए बहाने तैयार हो गए। अब तुम ऐसा करो, अपने पोते की शादी तक ही रुक जाओ। फिर तो घर वाले भी सोचेंगे बूढ़ी जाती है तो जाए, पिंड छूटे। कहेंगे कहाँ जाना है बताओ, हम छोड़ आते हैं। दोनों एक साथ हंसने लगे, पर दोनों को ही ऐसा क्यों लग रहा है कि वे हंस नहीं रहे, रो रहे हैं। शाश्वत, मैं जानती हूँ ऐसा ही कुछ या इससे थोड़ा अलग तुम्हारे साथ भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम कह नहीं रहे। मुश्किल तुम्हारी मुझसे कम नहीं है। मैं क्या करूँगा ये तुम मुझ पर छोड़ो। कभी कुछ नहीं बताया उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। एक वर्जित क्षेत्र है वो, जिसमें दोनों में से कोई अपनी बातों के दौरान भूल कर भी प्रवेश नहीं करता। उसे भी पता है उसकी कमजोरी, वो खुद को वहाँ अकेला छोड़ दिया जाना चाहता है। ठीक भी था, एक वक्त के बाद आपको उस दृश्य से गायब हो जाना चाहिए जहाँ आपकी मौजूदगी गैर ज़रूरी है। पर आने वाला ये दृश्य जो इस तस्वीर में है, कौन तय करेगा कि इसमें उनकी मौजूदगी ज़रूरी है या नहीं? अच्छा, तुमने ये तो पूछा नहीं इसमें किचन कहाँ है, बेडरूम किधर है, बालकनी कितनी बड़ी है और लाइब्रेरी है या नहीं। उसे लगा वो अननेसेसरीली तनाव में पड़ रहा है, तो उसने बात बदल दी। लाओ मैं बताऊं। उसने तस्वीर टेबल पर अपने ठीक सामने रख ली। ये अजीब था, सचमुच अजीब। जो भी उस घर का किचन रहा होगा, वो वहाँ खाना बनाए, क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक अजनबी शरीर को छू रही है? घर की भी तो अपनी एक देह होती है, वो भी किसी परिचय की मांग कर सकता है। क्या करेगी वो? वैसे ही खाना बनाएगी या पढ़ेगी, या वो दोनों शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे? कभी कभी फिल्म, कभी कभी पहाड़ों की सैर। दिन भर पहाड़ आंखों के सामने हो तो दिखना बंद हो जाते हैं। मसूरी में क्या हमेशा ठंड होती है? क्यों? नहीं, बहुत ठंड मुझे सूट नहीं करती, मैं परेशान हो जाती हूँ। ओके, जब ठंड बहुत बढ़ जाएगी तो हम आपको किसी गर्म जगह घुमाने ले जाएंगे। घुमाने? उसके दिमाग में फ्लैश की तरह चमका। वहाँ खर्च कौन करेगा? शाश्वत, तब क्या वो खुद को असहज महसूस नहीं करेगी जैसा कि आम तौर पर करती है?
जब वे दोनों साथ होते हैं, शाश्वत उसे एक पैसा खर्च नहीं करने देता, तब भी उसे लगता है वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है। ये बात उसे रमन के साथ नहीं महसूस होती, शायद इसलिए कि वहाँ वो अपना आप देती है। वहाँ घर की कमान उसके हाथ में है, क्या लाना क्या नहीं, कहाँ जाना कहाँ नहीं। वहाँ तो वो पति और बेटे को उनकी फिजूल खर्ची के लिए डांट लगाती है। शाश्वत को भी तो उसने अपना आप दिया है। उसके साथ होती है तो उसे लगता है वो अपने साथ है, पर तमाम वक्त नहीं। वो पल गुजर जाता है, दोनों वापस लौट आते हैं। समंदर लौटता है जैसे अपनी ओर उफान के बाद। शायद ये सब साथ रहने से आता है। जब शाश्वत और वो साथ रहने लगेंगे, उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। मुझे पता है तुम सबसे पहले कहाँ चलना पसंद करोगी। उस गेस्ट हाउस में 24 घंटे जहाँ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी रुके थे, है ना? देखो इतने साल हो गए, वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। मुझे एक एक क्षण याद है, ये भी कि तुमने उस दिन क्या पहना था। तुम्हें याद है? उसने हैरत से पूछा, हालांकि खुद उसे कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल, ये भी कि पहली मुलाकात पर तुमने क्या पहना था। उसने एक पल उसका चेहरा देखा, फिर हंस पड़ा। ब्लैक, माय डियर ब्लैक। मुझे ये भी याद है मेरे साथ खाने में किस किस वक्त तुमने क्या क्या खाया था। तौबा, अब बस करो। उसने अपने कान पकड़े। अच्छा लगता है किसी दूसरे के भीतर जीना, अपना जीना नाकाफ़ी हो जैसे। कभी कभी हम दूसरे के चिमटे से अपने आप को पकड़ते हैं, दूसरे की आँख से देखते हैं अपने आप को, जैसे अपनी आँख नाकाफ़ी हो। तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊं? बताओ। मैं जब साइकोलॉजी में एमए कर रही थी, हमारे एक प्रोफेसर होते थे, डॉक्टर संजय। पढ़ाते तो वे थे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पर दुनिया का कोई ऐसा विषय न था जिसकी बाबत वे गहरी से गहरी जानकारी न रखते हों। जिसे भी कुछ पूछना होता, उनके पास भागा चला जाता। चलती फिरती डिक्शनरी तो थे ही, बोलने से पहले उन्हें सामने वाले की प्रतिक्रिया भी पता होती। एक ही प्रश्न का वे हर स्टूडेंट को अलग अलग जवाब देते, एकदम सही जवाब। जीनियस थे। प्रेम पर तो ऐसा बोलते थे वे, कहाँ कहाँ की दार्शनिक उक्तियाँ देते हुए। अद्भुत। कहते थे प्रेम न सिर्फ अबोध होता है, अबोधता में ही संभव होता है। समझदारी से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने पूरे 2 साल सुना उनको। उन 2 सालों में मैंने उनकी शायद ही कोई क्लास मिस की हो। हजारों उक्तियाँ, हजारों उदाहरण। कभी कहते तुम लोग जानते ही नहीं हो, देह कितनी गैर ज़रूरी है यहाँ। कभी कहते कितनी मीनिंगफुल है ये, यही तो द्वार है, तुम्हें खटखटाने का तरीका आना चाहिए। पर यह सब तुम तभी जानोगे जब इसके पार जाने का रास्ता तुम जान लोगे। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो बड़े ध्यान से उसे सुन रहा है। तन्मयता से वो कभी कभी ही बोलती है, नहीं तो अक्सर छोटे छोटे उत्तरों से उसका काम चल जाता है। जब हमारा रिजल्ट आया, मैंने टॉप किया था, मैं उन सब से मिलने कॉलेज गई। उन्होंने अपनी खुशी प्रकट की, मुझे बधाई दी, जेब से 100 रुपये निकाल कर चपरासी को दिए। जाओ मिठाई लेकर आओ। मैंने चपरासी से 100 रुपये झपट कर उनके सामने रख दिए। सर, ऐसा किया तो मैं बगैर मिठाई खाए चले जाऊंगी। वे हंस दिए। मैंने अपने पैसे निकाल कर चपरासी को दिए। छोटी सी पार्टी हुई घंटे भर की। हंसी मजाक के बाद जब हम उठे, मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वे समझ गए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। वे उठे और साथ चलते हुए दरवाजे तक आए। सर, वो कौन है जिससे आप प्रेम? मैंने पूरे 2 साल आपको इतना सुना है कि उन्हें देखने का मन करता है। मैंने डरते डरते कहा कि कहीं सीमाओं का अतिक्रमण ना हो जाए। साथ ही जोड़ दिया, सर मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। वे मेरी तरफ देखते हुए बड़े मज़े से हंस दिए। सिली गर्ल, चुपचाप घर जाओ। ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही मैंने जीवन में कभी प्रेम किया है, ना ही इसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वे मुड़े और अंदर चले गए। मैं जानती हूँ वे कभी झूठ नहीं बोलते। उस दिन के बाद आने वाले बरसों में मैंने जाना, हम उसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं जिसके बारे में सबसे कम जानते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो माय डियर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, प्रेम, व्यवस्था, शादी, बच्चे, घर, जिम्मेदारियाँ, वे शतरंज की एक बिसात पर अपनी अपनी जगह घेरे खड़े हैं।
हमने जब से होश संभाला है इन्हें ऐसे ही देखा है। इन्हें किसी और तरीके से भी जमाया जा सकता है। ये बाजियां किसी और तरीके से भी खेली जा सकती हैं, जहां हमें अपना आप जीतना हारना न पड़े। हम इसके बारे में बातें तो बहुत करते हैं, पर हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है जिस पर हम इस भवन को कागज़ से उठाकर ज़मीन पर रख सकें, इसे मनचाहा आकार दे सकें। बहुत सारे ख्वाब होते हैं शाश्वत, जो सच बनने से पहले मर जाते हैं, तो मात्र इसलिए कि उन्हें सच करने का साहस मनुष्य में नहीं होता। वक्त खामोश पानी की तरह उनके बीच बह रहा है। अभी भी वे उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं जो 25 बरस से उनके भीतर पल रहे हैं। चलिए हुजूर, आपको घुमा लाएं। दोपहर हो गई है यहीं बैठे बैठे। चलो लंच पर एक शानदार जगह चलते हैं। दोनों तैयार होकर बाहर गाड़ी तक आए। ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर साथ नहीं लाए? शहर ने यूं ही पूछा। वैसे भी उन दोनों के बीच तीसरे की उपस्थिति नागवार गुजरती थी। पीछे सतर्क होकर बैठना पड़ता। कभी कभी वो उसकी पतली सी हथेली अपने गर्म हाथों में भींच लेता। भीतर रुकी हुई सहमी सांस को आराम मिल जाता। वो दो हाथों की आपस में हो रही बातचीत सुनती। वर्डलेस। कुछ धीरे धीरे भीतर उतरता। देह में से एक नई देह सिर उठाती। नहीं, बच्चों को बाहर जाना था 2 दिन के लिए। एक गाड़ी वे ले गए, दूसरी लेकर मैं यहाँ भाग आया। मेरे पास सिर्फ 1 दिन है। वैसा ही डरा डरा सा जीवन, दौड़ते भागते जब जितना मिल जाए। अब ये सब करना बुरा लगता है ना? उसने प्लेयर पर एक कैसेट लगाते हुए कहा। बहुत। तभी तो स्थायी समाधान खोज लाया हूँ। तुम्हें याद है, एक सीडी में तुमने मेरी पसंद के गाने भरवाए थे। हम जब भी मिलते थे तुम वही बजाते थे, और जगजीत सिंह की वो गज़ल हम दोनों को ही पसंद थी बहुत। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वो हंस दिया। जगजीत सिंह को सुनने की आदत मुझे तुमने ही लगाई थी। अब तो सालों हो गए कुछ नहीं सुनता। वो कैसे खो गई? उसने बॉक्स खोला। खो गई होगी कहीं। अब तो एक गाड़ी बेटी ले जाती है, दूसरा बेटा। उनसे फ्री होती है तो बीबी। वो एक फीकी हंसी हंस दिया। खो जाता है बहुत कुछ, जिसे एक वक्त तक हम बहुत कीमती समझते हैं, बाद में बचकानी बातें लगने लगती हैं। सूखे फूल, लंबी लंबी पत्तियाँ, डायरियाँ, कार्ड्स, सब। तुम्हारे खत, तुम्हारे कार्ड्स कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं अपने एक दोस्त के लॉकर में रखता हूँ। सोचता हूँ ले लूँ। साला ऊपर चला गया तो मेरा भी कितना कुछ ले जाएगा। कोई एक कोना नहीं बचता जिसे सबसे छिपा कर रखा जा सके। लोगों और चूहों में कोई फ़र्क नहीं है। हर जगह पहुंच जाते हैं, हर चीज़ को तर डालते हैं, दूसरे का सपना तक नहीं छोड़ते। वो चुप बैठी सुन रही है। कैसेट में पता नहीं क्या बज रहा है। उसका दिमाग ग्रहण नहीं कर रहा। इससे पहले भी तो दोनों मिलते रहे हैं। दोनों को पता होता है सिर्फ 1 या 2 दिन बस। दोनों वापस लौट आते हैं अपनी गुफाओं में बगैर प्रतिकार के। सीजनल पक्षी आते हैं ना एक खास मौसम में, एक खास वक्त के लिए, उसी तरह वे उड़ते रहे इधर उधर। कभी किसी मकबरे के बुर्ज पर, कभी किसी आधी टूटी दीवार पर। 2-4 दाने चुग कर फिर किसी तन्हा शाख पर जा बैठते हैं। अगल बगल देखते रहते हैं संसार की आवाजाही। आखिर उन सीजनल पक्षियों के वापस जाने का वक्त आ गया। तो तुमने अपना फाइनल जवाब नहीं सुनाया? कब? तो जब तुम कहो मैं तुम पर छोड़ती हूँ। वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, ऐसा करते हैं, सिर्फ 3 महीने और रुक जाते हैं। बेटे की शादी या सगाई जो भी हो निपटा देते हैं। शादी हो जाए तो और भी अच्छा। पत्नी अकेला महसूस नहीं करेगी। बेटी भी अमेरिका जाने को है, उसकी मुझे खास फिक्र नहीं है। वो जब जैसा होगा मैं समझा दूंगा उसे। मुझे हमेशा लगता है लड़कों से लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझती हैं। हाँ, वो जानती है उसकी अपनी बेटी भी उसे समझने में एक लम्हे से भी कम वक्त लेती है। वो उससे कह सकती है, पर क्या, कि बेटा मैं तुम्हारे पापा और भाई को छोड़कर जा रही हूँ, उन्हें समझा देना। ऐसा कभी हुआ है कि बेटी ने माँ की मदद की हो घर से भागने में? उसने दिल्लगी से सोचना चाहा, पर उसका हृदय भारी हो गया। क्या हम आखिरी वक्त की खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? नहीं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि जब हमें सचमुच जीने नहीं दिया जाता तो हम अपना आप तुमसे छीन लेते हैं। पत्नी को क्या कहोगे? आई एम गोइंग, और क्या? क्या इससे ज़्यादा भी कुछ कहा जा सकता है? लग तो नहीं रहे इतने बहादुर। वो हंसी।
तुमने बना दिया है ना। मैं सचमुच नहीं था बहादुर। सहर, क्या तुम यकीन करोगी, इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मुझे निराश तो नहीं करोगी ना? आखिरी वक्त पर कोई एक्सक्यूज़? नहीं शाश्वत, कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कहा हो और मैं न पहुंची हूँ? बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मरने से पहले मैं शाश्वत, चाहे थोड़े ही दिन सही, अपने लिए जी लेना चाहती हूँ। कैसा होता होगा वो जीना, मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है। उसका गला भर आया। शाश्वत ने उसके आंसू चूमे। भीतर का समंदर अचानक किनारे तोड़ उन्हें अपने साथ बहा ले गया। जब से लौटी है वहाँ से निर्णय लेकर, भीतर एक अजब सी वीरानी, एक अजीब से नएपन के एहसास से भर उठी है। कुछ महीने और, घर पहले से ज़्यादा संभाल देती है। रमन की अलमारी, कागज़ों से लबालब भरी दराजें, जिन्हें वो रमन के कहने से भी छूती नहीं थी कि इस मुसीबत से तुम ही निपटो, ठीक ठाक कर रही है। उन संबंधों के सारे निशान मिटा रही है, ढूंढकर, जो जिस तिस कोने में छिपा कर रखे थे। रमन की आदत नहीं है कुछ भी खोल खाल कर देखने की, सो वो निश्चिंत ही रहती है। ये आखिरी बार है, सब ठीक ठाक कर दे। शाश्वत अपनी चीज़ खुद संभालता है, वो जानती है। फिर उसके करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। बहू को कुछ समझाने बैठती है तो समझाती ही चली जाती है। कभी कभी अकेली ही कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। होशपूर्वक जी रही है जीवन को। जितना बचा है यहाँ जी ले। बहुत वक्त तक साथ रहो तो ज़रूरी गैर ज़रूरी सब चीज़ें अपनी लगने लगती हैं। माँ, आजकल आप बहुत चुप चुप रहते हो, दिन भर किसी न किसी काम में लगे रहते हो। सारे घर की सफाई हो गई, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? एक दिन इला ने कहा। हाँ, अपना आप। कहना था पर कहा नहीं। क्या ढूंढूंगी इला? सोचती हूँ महीने 2 महीने के लिए कहीं हो आऊँ। बहुत ऊब गई हूँ इस सब से। जब कहो माँ, इनको बोलकर आपका रिजर्वेशन करा देते हैं। आप तो हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह जाना चाहते थे ना? अपने बेटे से और पापा से पूछ लीजिए, वे दोनों कैसे रहेंगे आपके बिना। इला मुस्कुरा रही है। सबके बिना सब रह लेते हैं इला, मैं बात करती हूँ आज। जानते हैं, ठान लिया तो रुकूंगी नहीं। ठीक है माँ, ऐसा करो, पहले हरिद्वार का रिजर्वेशन करा लो। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आगे चले जाना। हाँ, आगे ही तो जाना है, उसने सोचा। शाश्वत से बात करके एक तारीख पक्की कर ले। भीतर कुछ मरता जा रहा है धीरे धीरे। अनाम भय के पंजे जैसे गर्दन मरोड़ रहे हैं। हे ईश्वर, इस बुढ़ापे में कितनी फजीहत होगी। लोगों और रिश्तेदारों द्वारा कहे जाने वाले संभावित अपशब्द दिन भर उसके कानों में गूंजते रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता। भूख भी नहीं लगती ठीक ठीक, ना नींद आती है। रात को चौंक चौंक कर उठती है। शाश्वत के पास है या रमन के पास? सोते हुए रमन का चेहरा बहुत देर तक देखती है। क्या बुरा किया है इसने मेरे साथ? कुछ भी तो नहीं। बुरे को छोड़ना आसान है, निर्दोष का क्या करे कोई। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने स्वयं इसे नहीं चुना। बाकी रही प्रेम की बात, तो 30 साल से ऊपर हो गए। बहुत खूबसूरत लम्हे भी बिताए हैं हमने एक दूसरे के साथ। तो अगर वो प्रेम नहीं था तो क्या था? पर अब तो निर्णय की घड़ी आ चुकी। निर्णय तो लेना ही है। वादा कर चुकी है वो शाश्वत से। अब तो सारे असमंजसों के अंत का वक्त आ गया। तीसरा दिन है। शाश्वत पहुंच चुका है वहाँ, पुरानी सारी लकीरें मिटाकर। आसान नहीं था, पर उसने चुना आसान रास्ता। जानता था पत्नी को बताएगा तो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा और फिर उसका जाना नामुमकिन। बेटा समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया है कहकर किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप रहा है। अगर ये 1 हफ्ता ठीक ठीक गुजर गया तो वो इसे दूसरे हफ्ते में तब्दील कर देगा। फिर और। अपनी मोबाइल तक नहीं लाया जानबूझकर, जैसे भूल आया हो। सहर नहीं पहुंची अभी तक। उनके बीच फ़ोन पर यही तय हुआ था। सहर ने बताया था उसने बेटी को बुला लिया है, उसे सब समझा देगी। वो जानती है बेटी उसी का साथ देगी। फिर क्या हुआ? बेटी नहीं आई या कोई बीमार पड़ गया? वो खुद तो कभी बीमार पड़ी नहीं। हमेशा कहती है इतनी उम्र हो गई, एक दिन के लिए बुखार के लिए तरस गई हूँ। कोई फूल लेकर आए, बार बार पूछे, खूब सारे फ़ोन बजें। बहुत बड़ा सर्कल है उसका, पर भीतर एकदम अकेली। खुशनसीब समझता हूँ मैं खुद को जब वो पास होती है। तुम्हारे पास कितना कुछ है तुम्हें खुद पता नहीं है, एक दिन कहा था उसने। अच्छा, ज़रा विस्तार से बताइए, हमारा भी सुनने को जी चाहता है, उसने शरारत से कहा था।
जब वो गिनाने लगा तब वो हंस पड़ी थी। कुछ और भी है शाश्वत जो कोई नहीं देख पाया। क्या करे, वो कुछ सोच नहीं पा रहा। मसूरी में है, घर से इतनी दूर, फिर भी डरता है किसी परिचित के देख लिए जाने से। टूरिस्ट प्लेस है, सभी आते जाते हैं। उसने भी गलत जगह चुन ली। लगता है प्रेमियों के लिए इस संसार में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। 3 बार फ़ोन लगाया। अजनबी आवाज़ सुनता तो फ़ोन रख देता। वो तो घर में सबकी आवाज़ पहचानता है। लगता है कुछ अनचाहे मेहमान आ गए हैं। हो सकता है समधी आ गए हों बड़ोदरा से। रहा नहीं गया तो चौथी, 5वीं, 6वीं बार लगाया। 7वीं बार उसकी बेटी ने उठाया। हेलो। आवाज़ भारी थी पर वो पहचान गया। कह दिया होगा सब कुछ अब तक तो शहर ने। हेलो बेटा, मैं शाश्वत बोल रहा हूँ। उसकी बेटी से उसकी गहरी पहचान है। कई बार बातें हो चुकी हैं, मिल चुके हैं। वो उसे अपनी माँ के अच्छे दोस्तों में गिनती है। अंकल, वो फ़ोन पर फपक कर रो पड़ी। क्या हो गया? वो सकते में आ गया। कहीं रमन को तो कुछ, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट भी। शहर ने कुछ कहा हो और हे भगवान, उसके हाथ कांपने लगे, हार्ट बीट तेज हो गई। उसे लगा वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। सब खत्म हो गया। अंकल, ममा इज़ नो मोर। वो बेतहाशा बिलख रही है। समूची पृथ्वी एक बार जोर से घूमी और घूमती चली गई। उसके साथ उस पर जमी सारी चीज़ें फिर एकदम से रुक गई। एक स्टिल तस्वीर, उसकी अपनी देह तक। भीतर कुछ कांप तक नहीं रहा। सब कुछ सख्त, बर्फ सा ठंडा। कब? उसके सुन्न दिमाग से एक शब्द बाहर गिरा। आज तीसरा दिन है। उन्होंने 1 हफ्ते पहले मुझे बुलाया था। कह रही थी तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं अपने हरिद्वार जाने से पहले। तू समझ जाएगी, फिर सबको समझा देना। मैं आई, उसी दिन उन्हें अटैक आया। 4 दिन आईसीयू में रहीं। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की क्या बात है, पर वे सूनी सूनी निगाहों से सिर्फ मुझे देखती रहीं। आखिरी दिन शायद उन्हें पूर्वाभास हो गया था। जाने कहाँ से एक छोटे से घर का फोटोग्राफ निकाल कर मुझे दिया। मेरा चेहरा अपनी छाती से लगा लिया और ज़ोर से रो पड़ी वो। फिर मेरे कानों में बोली, शाश्वत से कहना फिर मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली। वो हिचकियाँ भर भर के रो रही है। गर्मी के दिन हैं। अचानक मसूरी में हिमपात होने लगा है। समूची वादियाँ, जंगल, घर, पशु पक्षी गुम होने लगे हैं बर्फ़ में। सीजनल पक्षियों के जोड़े में एक अकेला बैठा है तन्हा शाख पर। अब कोई नहीं आएगा। बर्फ़ लगातार गिर रही है। अब कहाँ जाना है उड़कर? आप कहाँ से बोल रहे हैं अंकल? मसूरी से। अंकल, जो मैं सोच रही हूँ सच है ना? उसने अपनी हिचकियों के बीच की खाली जगह में एक लंबी सांस भरते हुए कहा। वो कुछ नहीं कह सका। बर्फ़ इतनी तेज़ी से गिर रही थी कि पहले उसके शब्दों को, फिर उसके हाथ में थमे रिसीवर को भी अपने लपेट में ले लिया। शाख पर बर्फ़ का एक सफ़ेद फूल खिला था। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी बर्फ़ के फूल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपको भारतीय साहित्य के अनमोल खजाने से रूबरू कराती रहूँ। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।